लेक्चर नंबर 4 नहीं होगा यार, 5 होगा। 4 है। टॉपिक फिर क्या चल रहा है? अच्छा हाँ, तो ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा था आपके में वर्क खत्म हो गया है, मतलब पूरा टोटल वर्क खत्म हो गया है। अभी वर्क आधा खत्म हुआ है ना, अभी पूरा नहीं हुआ है फिर। फर्स्ट ला खत्म कर दिया। इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी। हाँ भाई, अब जरा देखो बच्चों, कल आपको बताया गया होगा कि कल आपकी क्लास 11 बजे से है ना? तो कल 11 से एक क्लास लेंगे, उसके बाद फिर B3 का टेस्ट है। तो जब तक क्लास छोड़ेंगे, डाउट आउट बताएंगे, तो 1:20 1:25 हो जाएगा। आप लोग रिवीजन करके, आप लोगों का B3 वालों का टेस्ट है ना कल, तो आप लोग अपना टेस्ट दीजिएगा, ठीक है? हाँ, कोई भी दे सकता है। देखो आप बता, अब वो मुझे नहीं पता, मुझे बस ये बताया गया था टाइम टेबल सेट करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था थोड़ा सा 3-3 घंटे कर देते हैं। तो 9 से 12, 12 से 3, तब उन्होंने बताया कि नहीं सर 2 बजे से उनका टेस्ट है। तो ये उनका, हाँ, उसमें मुझे ये तो ध्यान है कि उनके पेपर में आ रहा है लिक्विड सोल्यूशन, है ना? और बाकी सिलेबस मुझे याद नहीं है। फिजिकल का मुझे याद है कि लिक्विड सोल्यूशन आ रहा है उनके सिलेबस में। अच्छा, अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट का मैंने कल रात में 12 बजे 12:30 बजे टेस्ट डाल दिया था, ठीक है? सोल्यूशन आज सुबह डालना, सुबह से क्लास में ही हूँ, अभी इसके बाद डाल दूंगा। क्लास के बाद मेरे पास पड़ा हुआ है सोल्यूशन, तो उसका आंसर की और सोल्यूशन भी डाल देंगे। हाँ, आंसर की डाल दिए क्या? अच्छा, क्वेश्चन न डाल के आंसर की डाल दी। अच्छा, अरे यार वो रात क्या हुआ है, 11:30 बजे के आसपास मैंने वाईटी छोड़ा है, यूट्यूब छोड़ा, ठीक है? लिक्विड सोल्यूशन पढ़ा रहा था बच्चों को, फिर खाना ना खाया, दवाई खाई। अब दवाई खाने के बाद पता नहीं वो एक अजीब सी नशा आता है उसमें कि आराम से मैं 8 घंटे तक सोता हूँ। मैं जैसे 1 बजे सोऊंगा ना, तो सुबह 9 बजे उठूंगा। तो मैं कल 1 बजे के आसपास शायद सोया हूँ, आज सुबह 9 बजे उठा हूँ। वो भी उठने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है कि यार उठना है। हाँ, तो जैसे ही अभी जैसे जाके दवाई खाऊंगा ना, तो फिर तुरंत नींद आएगी। वैसे तो वो भी नींद लंबी रहती, मगर 2 घंटे का अलार्म लगा देता हूँ कि भाई 2 घंटे बाद वाईटी स्टार्ट है, कि हाँ वाईटी करनी। तो जिन बच्चों का लिक्विड सोल्यूशन छूटा हो, वो यूट्यूब पे कर सकते हैं। मैंने दो पार्ट में वो हर चैप्टर खत्म हो रहा है, क्लास 12th की सीरीज है, तो 2 पार्ट में हर चैप्टर खत्म होगा। एक पार्ट, 2 पार्ट। कल मैंने शायद 2.5 पौने 3 घंटे पढ़ाया था, आज भी 2.5 पौने 3 घंटे पढ़ा के उस चैप्टर को वाइंड अप करूंगा। तो जिसका छूटा हो या कुछ टॉपिक में कंफ्यूजन हो वही करे, बाकी कोई ना करे। अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करे, प्रैक्टिस करें, पढ़े या जो भी कुछ करें। तो ठीक है, टेस्ट डाल दूंगा, मगर आंसर की पहले डाल दिए यार, आप कह रहे हो, है ना? ओए भाई, मैंने देखा नहीं इसका मतलब, और रात में ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं, ठीक है, तो पेपर भी डाल देता हूँ इस बार। चलो, नंबर नंबर की बात नहीं बनेगी, आंसर की साथ में जा रही है। तो चलो अब टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखो, थर्मोडायनेमिक्स से लेक्चर नंबर 4, हीट कैपेसिटी।
मैंने आपको कहा था कि आप डेली थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज जरूर करें। जैसे जैसे रिवीजन करते जाओगे आप अच्छे होते जाओगे। जो पॉइंट लिखाए हैं वो दिमाग में सेट होने चाहिए, फार्मूले नहीं। बार बार मैं बता रहा हूं, फार्मूले नहीं, क्योंकि फार्मूले से क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। मगर वो जो पॉइंट लिखे गए हैं उन कॉन्सेप्ट को याद रखो, उससे आराम से क्वेश्चन निकलेंगे आपके, चाहे क्वेश्चन जैसा हो। और मेरी भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं। यदि कोई अच्छा टॉपिक है तो उस पर 10-12 करा दूं। जैसे कल अच्छा टॉपिक था फर्स्ट क्लास, तो 10-12 मैंने क्वेश्चन करा दिए होंगे। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी देखते ही खत्म हो जाएगा, बहुत इजी हेडिंग है। तो देखिए हीट कैपेसिटी क्या होता है ये बताता हूं कि हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं। किसी भी मैटर का, किसी भी मैटर का मतलब चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, कोई भी हो, किसी भी मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है। तो भाई जब टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट दोगे। तो किसी भी मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देते हो उसी हीट को हीट कैपेसिटी कह देते हैं। मान लो इस पेन का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैंने बढ़ाया और उसके लिए 10 जूल हीट दी, तो हीट कैपेसिटी ऑफ पेन कितनी आई? 10 जूल। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसी भी मैटर का बढ़ाने के लिए जो हीट दे दोगे उसी को उसकी हीट कैपेसिटी बोल देंगे, उसी को उसकी हीट कैपेसिटी बोल देंगे। हीट की वैल्यू को हीट कैपेसिटी बोलना है, मगर कौन सी वैल्यू लेनी है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने की। किसी भी मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट हम देंगे उसे हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अब आप सभी बच्चे जानते हैं, यदि मैं कहता हूं पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मैंने 100 जूल हीट दी है, पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 100 जूल हीट दी है, तो इसकी हीट कैपेसिटी बताओ? 50। 2 डिग्री बढ़ाने के लिए 100 दी है तो एक के लिए 50। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दोगे उसे हीट कैपेसिटी बोला जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इतनी सी डिफिनीशन है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, उसमें के लिए तुमने जो हीट दी होगी उसी का नाम हीट कैपेसिटी होगा। तो भाई लिख देते हैं। देखो आप साइंस की लैंग्वेज में लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ हीट required to rise 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अच्छा इस जगह पे थोड़ा सा समझो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या 1 केल्विन, क्योंकि डिफरेंस है, ये चेंज है। तो चेंज होने की वजह से केल्विन सेंटीग्रेड की वैल्यू सेम रहती है, एब्सलूट अलग अलग है। तो टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का, किसी भी मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दोगे उसको हीट कैपेसिटी बोल देंगे। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर आप कह रहे हो, मान लेते हैं। बच्चों ने कहा सर रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो मैंने कहा यार इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखो बच्चों ने कहा वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने कहा यार बहुत आसान है, गौर समझो। dt केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए आपने कितनी हीट दी? Q। dt टेम्परेचर राइज करने के लिए मैंने हीट Q दे दी, जैसे अभी आपने कहा था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए 100 जूल हीट दी है। तो 2 डिग्री क्या है? dt, जनरल फॉर्म ले लिया। और कितनी हीट दे रहे हैं? Q। तो एक के लिए कितनी लगेगी? 1 डिग्री राइज के लिए कितनी लगेगी? और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका मतलब ये क्या आ गई? हीट कैपेसिटी की वैल्यू आ गई। तो बाई C इक्वल टू Q अपॉन dt, या Q इक्वल टू C इंटू dt, ये हमारा फार्मूला हो गया। कोई दिक्कत? एक मिनट रुक जाओ, क्या पूछ रहे हो अभी देखता हूँ, जरा थोड़ी सेटिंग करते हैं इसकी। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो?
अच्छा, वो जो ऊपर जीरो लगा रखा है उसको कह रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, गलती मेरी ही है। ये देखो, तो क्लियर हो गया है कि नहीं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देते हैं उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। उसका फार्मूला क्या आ गया? C इक्वल टू क्यू अपॉन डी टी। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगी भाई? क्यू की यूनिट क्या है? जूल। और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। तो जूल पर केल्विन या किलो जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन, यही होगी। अच्छा, अब आप बताओ, गौर समझिएगा, सिंपल सा एग्जांपल है। आप घर में 1 लीटर पानी उबालते हो गैस में, सर्दी चल रही है, नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए ही सबको। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, हम लोग 1 लीटर पानी उबाल रहे हैं, तो गैस ज्यादा खर्च होगी, या फिर हम 1 कप पानी उबालेंगे तो ज्यादा गैस खर्च होगी? 1 लीटर, सिंपल सी बात है। इसका मतलब अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, और यदि अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है तो क्या है? एक्सटेंसिव है कि नहीं? सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू चेंज हो जाए तो एक्सटेंसिव, ना चेंज हो तो इंटेंसिव। अब 1 लीटर पानी को बाई पार्ट कर दिया, 1 कप कर दिया। अब 1 कप का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कम एनर्जी लगेगी। इसका मतलब अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, और अमाउंट पे डिपेंड कर रही है तो क्या है? एक्सटेंसिव। वहां पर ये हेडिंग मैंने नहीं पढ़ाई थी, इसलिए यहां पर इसको थोड़ा डिटेल दे रहा हूं। ये एक्सटेंसिव कैसे है, समझ रहे हो? सिस्टम को बाई पार्ट करने से हीट की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं? 1 ड्रम पानी है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, अब सिस्टम को बाई पार्ट करो। 1 ड्रम पानी से मैंने क्या किया? 1 कप पानी बाहर निकाल लिया। अब इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ, क्या उतनी हीट लगेगी जितनी 1 ड्रम में लगी? नहीं। तो इसका मतलब अमाउंट पर डिपेंड कर रही है, वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव हो गई। अच्छा, आपको मैंने ये भी पढ़ाया है कि ये पाथ फंक्शन होता है, तो यूनिट पढ़ा दी और डिफिनीशन पढ़ा दी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एक 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी मैटर का चेंज करने के लिए जो हीट दे रहे हैं वो हीट कैपेसिटी है ना? फार्मूला आ गया C इक्वल टू क्यू अपॉन डी टी। क्लियर? अब देखो, हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे? मास कर बेसिस पे। आपने मास डिफाइन किया है? नहीं। इसका मतलब यहां मास वेरिएबल है। देखो, आपने मास नहीं बोला है, आपने मास की कोई वैल्यू फिक्स नहीं कर रखी है, तो मास वेरिएबल है। तो मास के बेसिस पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मास की वैल्यू फिक्स करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन से 2 पार्ट में? देखो, एक का नाम ये, एक का नाम ये। देखो, हमारे पास थी हीट कैपेसिटी, जिसको हमने नाम दिया सी। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं स्मॉल एस, और एक बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं सीएम। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं जरा समझो। मैंने क्या बोला? मास के बेसिस पे डिवीजन है। अभी तक मास क्या था? वेरिएबल। क्या मास यहां पे फिक्स था? नहीं, हमने मास की कोई चर्चा नहीं की। अब बस मास को भी फिक्स कर देते हैं। मास की वैल्यू यदि आप 1 ग्राम ले लेते हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है। मतलब अब क्या कर रहे हो आप? ये कह रहे हो कि मास फिक्स है, कितना? 1 ग्राम। तो हीट कैपेसिटी पर ग्राम, पर ग्राम का मतलब मास कितना हो गया? 1 ग्राम। आप 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी कह रहे हो ना? हीट कैपेसिटी पर ग्राम इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी पर ग्राम इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब मास आपने फिक्स कर दिया। 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। देखो, हीट कैपेसिटी पर ग्राम
is known as स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब मान लो कोई बच्चा कहता है कि नहीं इसकी प्योर डिफिनीशन बता दो, तो देखो इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हो। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना है 1 ग्राम मैटर का। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 ग्राम मैटर का राइज कराने में जो हीट दोगे उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब मास भी फिक्स कर दिया आपने। मास कितना फिक्स कर दिया है? 1 ग्राम। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे 1 ग्राम मैटर का, तो 1 ग्राम मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट दोगे उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे। मास वेरिएबल है तो उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे, और मास 1 ग्राम हो गया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह देंगे। सब में काम एक हो रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। वेरिएबल मास पे है तो हीट कैपेसिटी, 1 ग्राम मास ले लिया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और 1 मोल मास ले लिया तो मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसकी डिफिनीशन ये भी है और इसकी डिफिनीशन ये भी है। देखो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 1 ग्राम ऑफ मैटर। 1 ग्राम मैटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अब जरा देखिए, गौर सुनिएगा। एम ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कितनी वैल्यू आती है? हीट कैपेसिटी। मास यहां वेरिएबल था, तो एम ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देते हैं उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो एम ग्राम में हीट क्या है? हीट कैपेसिटी। तो 1 ग्राम में कितनी होगी? तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी? C/m। सी की वैल्यू डाल दो। ये देखो, अब इसको मैंने एक नया नाम दे दिया। 1 ग्राम 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जो हीट देते हो उसको क्या कहते हो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई S इक्वल टू Q अपॉन M dt। तो Q इक्वल टू आ गया, ये देखो, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये फार्मूला केमिस्ट्री में कम, फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि फिजिक्स में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में इस पर बेस्ड नहीं आते, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत बड़ी हीट कैपेसिटी है, तो वहां तो बहुत सारा है, तो बहुत पढ़ लेते हैं, मगर फिजिक्स में इसी पर है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफरेंस ये है कि केमिस्ट्री में सिर्फ गैस के लिए बात करते हैं, फिजिक्स में आप एनी मैटर के लिए बात करते हो। इस वजह से ये वाला फार्मूला बहुत यूज होता है। केमिस्ट्री में सिर्फ गैस की बात करते हैं तो गैस के लिए ये वाली डिफिनीशन है। यहाँ एनी मैटर देखो लिख रखा है मैंने, कोई भी मैटर है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है 1 ग्राम गैस का, जो हीट दोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जरा बताओ ये प्रॉपर्टी कैसी है? हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव। अब ये क्या हो गया? रेशियो हो गया। पर ग्राम, पर मोल, पर वॉल्यूम लग जाएगा तो वो इंटेंसिव हो जाएगी। इसका मतलब ये इंटेंसिव है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये देखो, है कि नहीं? ये कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फार्मूला है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, इस तरह से निकला। अब जरा देखो बच्चों, यूनिट निकालो, इसकी यूनिट क्या होगी? अब देखो, जूल पर ग्राम पर केल्विन, तो जूल पर पर ग्राम। अब इसी को चाहो लिख लो जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। अब मोलर हीट कैपेसिटी में आ जाओ। यदि हम मास
1 मोल फिक्स कर दे तो मोलर हीट कैपेसिटी बोली जानी है। मोलर हीट कैपेसिटी जनरली हम लोग गैस के लिए डिफाइन करते हैं, जनरली गैस के लिए डिफाइन करते हैं, नहीं तो जरूरत ही नहीं है यार, मास फिक्स करके एक बना तो दिए डिफिनीशन है, अब दूसरी डिफिनीशन की कोई जरूरत नहीं थी। मगर गैस की हीट कैपेसिटी और बाकी मैटर की हीट कैपेसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, इस वजह से इसको अलग से डिफाइन कर दिया गया। तो जनरली ये टर्म गैस के लिए यूज होता है। देखो मास कितना कर दो, 1 मोल, तो यदि मास 1 मोल कर देते हो तो उसका नाम मोलर हीट कैपेसिटी रख देते हैं। अभी भी काम वही करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 मोल गैस का, तो जो हीट देनी पड़ेगी उसको मोलर हीट कैपेसिटी कर देंगे। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देते हैं हीट कैपेसिटी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 मोल गैस का बढ़ाने में जो हीट देते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मास फिक्स हो गया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम टेम्परेचर, सॉरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम मैटर का बढ़ाने में जो हीट देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको थोड़ा डिफिनीशन के फॉर्म में लिख लो भाई, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to rise 1 degree centigrade temperature for 1 mole of गैस। गैस के लिए डिफाइन है इसलिए मैंने गैस लिख दिया, मैटर नहीं लिखा। अच्छा इसी की और डिफिनीशन क्या है, हीट कैपेसिटी पर मोल, पर ग्राम ये है, पर मोल ये है, तो इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी पर मोल। अब बात आती है इसको निकालने की है, तो देखो एन मोल की हीट कैपेसिटी क्या है, सी, यहां पे मास वेरिएबल है तो उस मास का कोई मोल होगा, एन मोल मान लिया, तो एन मोल की हीट कैपेसिटी है सी, तो 1 मोल की क्या है, और सी बाई एम को हम क्या कह देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी सी बाई एन, और 1 मोल की हीट कैपेसिटी को मोलर हीट कैपेसिटी कहते हो, तो इसी वजह से लिख गया Cm इक्वल टू सी बाई एन, और सी की वैल्यू डाल दो, तो Q इक्वल टू आ गया एन सी एम डी टी। अब दोनों फार्मूले में डिफरेंस ध्यान रखना, ये मोल के फॉर्म में है और ये मास के फॉर्म में है, यहां m है मास है और वो n है मोल है, तो जनरली ये गैस के लिए यूज हो रहा होगा। तो फिजिक्स में गैस की बात नहीं होती, जनरली वो लिक्विड पे खेलते रहते हैं और फिजिकल स्टेट पे खेलते रहते हैं, इसीलिए वहां पर आप लोग एक और हेडिंग पढ़ते होगे, ठीक है, ml लैटेंट हीट, क्यों, क्योंकि वो फिजिकल स्टेट पे घूमते हैं, ठीक है, तो इसलिए वहां पे वो आ जाती है। हम लोग क्या है गैस पे घूमेंगे, तो इसलिए हम लोग इस जगह से ये हमारा पोर्शन छूट जाता है, अब हम इसकी डिटेल पे बाकी सब पे नहीं जाते हैं, हम लोग इधर आ जाते हैं, वो इसी चीज को और आगे बढ़ा देते हैं कि भाई अभी एक हीट की और जरूरत है, लैटेंट हीट, जब फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो एक और हीट आएगी, है ना, उसका अपना काम नहीं होता तो हम लोग इधर से निकल के इधर आ जाते हैं। जैसे फिजिक्स में शायद ये वाली बात नहीं आती होगी, अच्छा आती है, तो गैस के लिए भी करते होंगे। तो देखो मोलर हीट कैपेसिटी ये आ गई हमारी, क्लियर है, आप 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और उसमें जो हीट दे रहे हो उसको मोलर हीट कैपेसिटी कह रहे हैं। अब देखो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, तो ये इंटेंसिव हो गया, तो यार ये वैल्यू कैसी होगी, इंटेंसिव होगी। तो ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ऐसे कि हाँ भाई मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हमारा फार्मूला है Q इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर हो गई, अच्छा हाँ बेटे, नहीं नहीं ग्राम, किलोग्राम के लोगों डिफिनीशन तो ग्राम में चल रही है कि नहीं, हाँ तो यूनिट भी कैसे ले लोगे जब डिफिनीशन में ग्राम आया है, तो इसको ग्राम में ही लोगे ना, आप यही तो लिखोगे ना m ग्राम की सी है तो 1 ग्राम की कितनी, अब इसको 1 किलोग्राम कैसे कर दोगे, है कि नहीं, डिफिनीशन तो 1 ग्राम की है,
तो अब आगे बढ़े। अब देखो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है कौन सी, इधर देखिए, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं इस बच्ची का क्वेश्चन। देखो जब इसकी यूनिट किलोग्राम लोगे तो मास को भी किलोग्राम में डालना पड़ेगा, यूनिट एंड डायमेंशन कटनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग ग्राम में ही रखते हैं क्योंकि डिफिनीशन ग्राम में, मगर आप किसी में भी यूनिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस कटनी चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन मतलब सही रहना चाहिए, है ना, उसमें चेंजेस ना आए। अब देखो मोलर हीट कैपेसिटी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मोलर हीट कैपेसिटी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक ये और एक ये, दोनों में क्या डिफरेंसेस है अभी बताते हैं। एक मैंने लिखा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू, इसका सिंबल है सीवी। एक को लिखा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हमने लिखा सी। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ये किसके लिए, फॉर गैस, गैस के लिए। अब आप क्या कह रहे हो कि काम तो उतना ही कर रहे हैं, मगर जब 1 डिग्री गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे और 1 मोल गैस है, सुनते जाओ, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 1 मोल गैस है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेंगे, तो प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं, प्रेशर हमारा चेंज होगा। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं कांस्टेंट प्रेशर पे बताओ कैसे करोगे, काम वही करना है मगर हम प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहते। वो कह रहा है 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओ मगर प्रेशर कांस्टेंट रखो। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना तो बहुत इजी है, यदि वॉल ऑफ कंटेनर रिजिड है तो वॉल्यूम तो अपने आप कांस्टेंट है। भाई आप जो है मान लो इसमें गैस है, ये पूरी गैस भरी है, 15 है, इसको 16 कर दो तो वॉल्यूम तो गैस का इतना ही रहेगा ना, क्योंकि वॉल ऑफ कंटेनर फिक्स है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना तो बहुत इजी है, बस कंटेनर ऐसा ले लेना है जिसकी वॉल रिजिड हो, है कि नहीं, वॉल्यूम अपने आप कांस्टेंट रहेगा। मगर ये जो बवाल उन्होंने मचाया है कि नहीं हम तो वाली भी पढ़ेंगे जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो टेंशन है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ तो प्रेशर बढ़ गया। तो यहां पे ज्यादा टेंशन है, ये तो फर्जी चीज है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो आपने कहा कि यार ये काम करना यही काम है, मगर एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे करके वॉल्यूम पे करके दिखाओ, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे करके दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई कह रहे हो कर देते हैं यार, तुम लोगों को कौन मना करेगा, है कि नहीं। तो जरा देखो हमने किया, मैंने लिख दिया भाई 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है मगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो जो भी हीट दे दी, टोटल अमाउंट ऑफ heat required to rise 1 degree centigrade temperature for 1 mole gas at 1 mole gas at constant वॉल्यूम, है कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, यही काम करना है मगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना है। मैंने कहा कर देंगे भाई, तुम्हारी इच्छाएं हैं पूरी करेंगे हम लोग, ऐसी क्या बात है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर छाप लेता हूं, थोड़ी मक्कारी कर लेता हूं।
अब जरा देखो, यहां तक बात आ गई। अब इसको निकालो। निकालोगे कैसे? आपने 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी है वो ये लिखी है। अच्छा, फार्मूला नहीं लिखा है, लिख देता हूं। आपने अभी ये लिखा है कि नहीं? तो काम तो वही कर रहे हो, तो फार्मूला भी वही रहेगा। बस मैंने क्या किया, सिंबल चेंज कर दिया। जब ये डिफिनीशन पढ़ाई गई तो क्या वॉल्यूम कांस्टेंट था? क्या प्रेशर कांस्टेंट था? नहीं, हमें नहीं पता है। आपने कहा 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया है, बस इतना कहा है उसमें ये। अब जब तुम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो क्या होगा, जो आप हीट दे रहे हो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हो, तो इसलिए मैंने इसमें क्यू के नीचे वी लगा दिया, क्योंकि पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है एन। अब इन दोनों की हीट कैपेसिटी का सिंबल चेंज कर दिया। वो सीएम था, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सीबी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू, और डीटी है कि नहीं? अब हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम इज नोन एज डीयू। आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वैल्यूम कांस्टेंट। वैल्यू डालो, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क 0, तो du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो गई, तो du इक्वल टू क्यू हो गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की हीट की वैल्यू du होती है, और कांस्टेंट वैल्यूम का मतलब क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। हम गैस की बात कर रहे हैं ना अब, तो इसका मतलब हम इसकी जगह पे ऐसा भी लिख दें तो कोई बच्चा बुरा नहीं मानेगा। तो ये देखो एक फार्मूला आ गया, du इक्वल टू एनसीवीडीटी। इसको मैंने किया क्यों? क्योंकि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज du। हाँ सॉरी, हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम इज नोन एज du। चिपका दिया, फार्मूला आ गया du इक्वल टू एनसीवीडीटी। कंफ्यूजन तो नहीं है कैसे आया, है कि नहीं? अच्छा, अब थोड़ा इधर आ जाते हैं भाई की तरफ। अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि यार एक काम करो, ये काम कांस्टेंट प्रेशर पे करो। टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने कहा ठीक है यार, कर देंगे। तो अब इस फार्मूले को इसके फॉर्म में लिखो। तो अब जो आप हीट दे रहे हो, क्या दे रहे हो? कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो। अब इसका सिंबल चेंज कर दिया। कांस्टेंट प्रेशर की हीट को क्या कहते हैं? इंथैल्पी चेंज, कल पढ़ाया है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी चेंज। तो इसको मैंने यार डीएच डाल दिया, तो डीएच इक्वल टू आ गया एनसीपी डीटी। ये देखो, यहां तक की हमारी बात हो गई कि डीएच इक्वल टू एनसीपी डीटी आ गया, डीयू इक्वल टू एनसीबी डीटी आ गया। हमने क्या किया? मोलर हीट कैपेसिटी को ऐसे कर दिया। अब डिफिनीशन को एक बार सबको रिवाइज करा देता हूं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसमें जो हीट दोगे वो हीट कैपेसिटी। यदि उसका मास 1 ग्राम है तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यदि उसका मास 1 मोल है तो वो मोलर हीट कैपेसिटी। अब यदि वो गैस है तो आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यदि आपने कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ाया तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी। इतनी बात अभी तक हम लोगों ने की है, और फिर इंटेंसिव एक्सटेंसिव बताते रहे। अच्छा, यहां तक कहानी हो गई हमारी, चारों पांचों डिफिनीशन हो गई। अब ये 2 डिफिनीशन सिर्फ गैस के लिए है ना। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बच्चे ने कहा सर ठीक है, आप कह रहे हो, मान लेते हैं। जरा एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? कि सीपी और सीबी में कोई रिलेशन हो सकता है? तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोगों ने कहा कर लेते हैं। देखो भाई,
ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो भाई। क्या ये बात हमें कल वाली याद है? मैंने कहा था रिएक्शन नहीं हो रही है, फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये लगेगा। आपने पूरी हीट कैपेसिटी पढ़ ली, क्या कोई रिएक्शन कराई? नहीं। क्या फिजिकल स्टेट चेंज कराया? नहीं। हमने सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसके लिए ये फार्मूला परफेक्ट है। तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस एन आर डी टी। ठीक। अब डी एच की वैल्यू क्या है? एन सी पी डी टी। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? अब डी टी डी टी डी टी, तो ये आ गया। इसको मैं ऐसे लिख लूं तो कोई बच्चा बुरा तो मानेगा नहीं। अब देखो जरा, आपने यहां कितने मोल के लिए लिया है? एन मोल गैस के लिए लिया है। हीट कैपेसिटी 1 मोल की होती है। यदि कहीं सीपी की वैल्यू दी है, इसका मतलब ये 1 मोल की हीट कैपेसिटी है। डिफिनीशन यही है। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसमें जो हीट देनी पड़ेगी वो हीट कैपेसिटी है। इसका मतलब सीपी, सीवी और सीएम ये 1 मोल के लिए होते हैं। आपने गैस एन मोल ले रखी है, तो 1 मोल की वैल्यू सीपी है तो एन मोल की एनसीपी, 1 मोल की वैल्यू सीवी है तो एन मोल की एनसीवी। तो ये एन मोल के लिए है। अब एन इक्वल टू 1 डाल दो, तो ये क्या आ गया? 1 मोल के लिए आ गया। फॉर 1 मोल ऑफ गैस। हाँ, यही तो कंफ्यूजन है। अब देखो, यही बताने के लिए मैं लिख रहा हूं इक्वेशन। देखो, जब भी 1 मोल के लिए आए तो ये इक्वेशन है, एन मोल के लिए आएगी तो ये इक्वेशन है। उसका रीजन है, जब तुम सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर लिखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का धोखा है। आपने क्या लिखा है? 1 मोल की, 1 मोल की मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल की हीट कैपेसिटी, 1 मोल की हीट कैपेसिटी का डिफरेंस आर है। यही तो लिखा है। अब आप पहले भी मुझे बता चुके हो कि सर अमाउंट बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, आपने अभी कहा था। तो जरा बताना कि मैंने 1 मोल पानी लिया, ठीक है, तो इसकी सीपी की वैल्यू आई 20, सीवी की वैल्यू आई 18। अब देखो, ज्यादा समझ में आएगा। तो ये आया ऐसे। अब हम 2 मोल पानी ले रहे हैं, तो 2 मोल की सीपी रखोगे ना भाई। सीपी का फार्मूला ये है, 1 मोल की क्यों रखोगे? नहीं तो वो 1 मोल का डिफरेंस निकलेगा। आप तो 2 मोल का डिफरेंस निकालना चाह रहे हो। आप कह रहे हो कि इस पानी की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस बताओ। तो इस पानी की पूछ रहा हो, इसमें तो 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए अलग हीट देनी पड़ेगी, 1 मोल के लिए अलग देनी पड़ेगी। तो 1 मोल की वैल्यू तो हमेशा फिक्स है कि 1 मोल के लिए तो हमेशा इतना आंसर आएगा, मगर 2 मोल के लिए, 2 मोल के लिए तो भाई, जब मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं कि मैं 2 मोल गैस लेके चल रहा हूं, उनका डिफरेंस बताओ। मैंने कहा कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ सीवी एंड सीपी एंड सीवी फॉर 2 मोल ऑफ गैस। तो डिफिनीशन 1 मोल की है, मगर वो डिफरेंस 2 मोल का पूछ रहा है। तो ये जो एन लग रहा है ना, मैथमेटिकल उड़ा दें, नहीं। यहां पे मैंने आपको कहा है, केमिस्ट्री ये नॉर्मल आंखों से नहीं चलती है, फिजिक्स चलती है। केमिस्ट्री मन की आंखों से चलती है, थोड़ा ऊपर लेवल पे चलती है ना। तो ये कट्टम काट मत खेल देना, नहीं तो गेम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो कह रहा है 2 मोल गैस के लिए सीपी और सीवी का डिफरेंस बताइए, और ये 1 मोल गैस के लिए, क्योंकि सीपी और सीवी 1 मोल के लिए डिफाइन है।
आपने डिफिनीशन में एक एक मोल दे रखा है, तो इसकी यूनिट में इसीलिए पर मोल पर मोल पर मोल लिखा है, और जबकि यहां 2 मोल की डालनी है। हाँ हाँ, 2 की डालेंगे। कहाँ अजीब है बताओ, इधर से देखता हूँ, नहीं तो उधर लिख नहीं पाऊंगा, बताओ। आपने ध्यान ही नहीं दिया है, डाला है देखो, अब मजा आएगा। भाई 2 था, 2 इंटू आ रहा तो क्या, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का 2 मल्टीप्लाई इधर, 2 का इधर, है कि नहीं? तो भाई उस आंखों के नीचे इनका थोड़ा गंदगी लगी है ना, तो बात समझ पाए। तो ये क्वेश्चन आता है कि 2 मोल के लिए बताओ, तो बच्चे हमेशा यही वाला आंसर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 2 मोल के लिए कभी काउंट ही नहीं किया, हमेशा 1 मोल के लिए काउंट किया, और बोल दिया मेयर फार्मूला है। वो तो मैं भूल ही जाता हूं लिखना कि ये मेयर फार्मूला है। तो जरा गौर से ध्यान रखना, मैथ के हिसाब से तुरंत कट जाएगा, मगर जरा साइंस के हिसाब से पकड़ के चलो, ठीक है? जब तुम काट देते हो तो वो पर मोल कर देते हो, और वो पर मोल नहीं पूछ रहा है, वो 2 मोल के लिए पूछ रहा है, 4 मोल के लिए पूछ रहा है, और आप हर जगह यही करके आए हो, बस मन नहीं कर रहा है आपका। आपने यहां पर भी देखो यही लिखा है, किधर हो भाई? 1 मोल की हीट कैपेसिटी m है, n मोल की कितनी है? n इंटू एम, यही तो करके रखा है हर बार, देखो। तो अब जरा कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं, यहां पर भी अभी टेंशन है। अब यहां की टेंशन क्या है देखो, अब यहां की टेंशन बताते हैं। किसी बच्चे ने कहा सर ये बताओ, दोनों में आपने काम क्या किया? 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, दोनों में सेम ही तो किया है, देखो दोनों के डिफिनीशन में सेम लिखा है। तो यहां पर हीट ज्यादा कैसे लगी? क्योंकि हीट ही तो दे रहे हो, डिफिनीशन क्या है? 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देते हो उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर है तो उसको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। तो यहां पर ज्यादा एनर्जी लग रही है, यहां पर कम लग रही है, मगर आपने काम उतना ही किया है। 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोनों में बढ़ाया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ाया तो कम एनर्जी देनी पड़ी, कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ाया तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। और ये कहां से दिख रहा है? ये फार्मूले से दिख रहा है। आप कह रहे हो कि सीपी को सीवी से माइनस करेंगे तो आर आ जाएगा, आर तो एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो जब ये कह रहा है, ये फार्मूला बता रहा है कि यार सीपी जो है ग्रेटर देन सीवी है फॉर गैस, तो वो पूछ रहा है वाई कैसे है? बड़ा तो है, दिख रहा है फार्मूले से, मगर कैसे बड़ा है? काम तो उतना ही हो रहा है। तो अब गौर समझो, जब हमने ये वाला काम किया तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो यहां वर्क डन की वैल्यू कितनी है? 0। भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन 0। अब आप बताओ जरा, इधर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, तो प्रेशर कांस्टेंट रखोगे कैसे? इसका मतलब पिस्टन को ऊपर ले जाना पड़ेगा, है कि नहीं? भाई वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब पिस्टन अपने आप तो जाएगा नहीं, उसको धक्का मारना पड़ेगा। कौन मारेगा? गैस। अब गैस मारेगी तो यार काम करेगी, तो वर्क हो गया। तो यहां पर गैस को क्या करना पड़ रहा है? एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो बढ़ाना ही पड़ रहा है, और साथ साथ में 1 मोल गैस को एक और काम करना पड़ रहा है कि धक्का मार के पिस्टन को एक्सपेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रह पाएगा, है कि नहीं? भाई 3 वेरिएबल है, पी वी एन आर टी, रिएक्शन हो रही नहीं है तो एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो पी वी टी वेरिएबल है, टी तुमने बढ़ा दिया है तो वी बढ़ जाए, पी बढ़ जाएगा। अब यदि पी को कंट्रोल में रखना है तो वी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पी इंटू वी होता है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर वी को बढ़ाया। अब वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा,
और वो कौन काम कर रहा है? गैस। तो गैस काम कर रही तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ले रही है। तो यहां पर दो हो रहा है, जो एनर्जी मिली वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी बढ़ा रही है और साथ साथ में वर्क भी कर रही है, तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ेगी। और वही एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है? लग रही है सीवी में। तो जब आप सीपी पढ़ते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन बाय द गैस। हमें यहां पे वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क हमें करना है। अब वर्क करना है तो गौर समझो, हाँ हाँ वही कर रहा हूं। वर्क डन बाय द गैस हमारा निगेटिव होगा। अब देखो, वर्क करने के लिए हमने एनर्जी ली। अब यहां पे आते हैं वापस, तो पहले तो रीजन छापा जाए कि बड़ा क्यों है। तो बड़ा क्यों है? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन वर्क डन of gas to expand volume, so pressure is constant। जैसे प्रेशर को हम कांस्टेंट रख पाए तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें चली जाती है। तो किसी ने कहा वो वर्क की वैल्यू कितनी आएगी? तो भाई दोनों में डिफरेंस किस बात का है? इसको वर्क नहीं करना पड़ता है, इसको वर्क करना पड़ता है, तो उसी का तो डिफरेंस होगा ये। तो ये आर क्या है? आर जो है गैस कांस्टेंट नहीं है, उस वर्क डन की वैल्यू निकल के आई है। भाई दोनों में डिफरेंस किस बात का है? 1 मोल गैस वो भी है, 1 मोल गैस ये भी है। 1 डिग्री ये भी बढ़ा रहा है, 1 डिग्री ये भी बढ़ा रहा है, बस ये वर्क नहीं कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब डिफरेंस जो है वो वर्क का है। तो ये जो डिफरेंस निकल के आ रहा है ये क्या है? रियलिटी में उस वर्क की वैल्यू निकल के आ रही है। आर क्या है? वर्क डन। आर क्या है? वर्क डन बाय द गैस, बाय द 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो आर जो है उस वर्क डन की वैल्यू है। क्वेश्चन पूछा जाता है आर क्या है? बच्चों ने कहा यूनिवर्सल कांस्टेंट, नहीं, उस वर्क की वैल्यू निकल के आई है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। आर उस वर्क डन की वैल्यू है जो कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किया गया है। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क की वैल्यू है, और ये वैल्यू कितने मोल गैस की है? 1 मोल। और गैस यदि 2 मोल हुई तो वर्क भी डबल करना पड़ेगा। ये देखो डिफरेंस बढ़ेगा, है ना? तो ये जो आ रहा है आर, ये आर यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू निकल के आई है, वर्क की वैल्यू आर निकल के आई है, ठीक है। यदि ये कांस्टेंट होता तो फिर ये फार्मूला n मोल के लिए और 1 मोल के लिए सेम चलता, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, वो गैस के मोल पे थोड़ी डिपेंड करता है, इवन गैस के नेचर तक पे डिपेंड नहीं करता है। आप कोई भी गैस लो, आर की वैल्यू तो वही डालते हो, हर गैस के लिए अलग अलग आर तो डालते नहीं। तो यदि आर कांस्टेंट की तरह यूज हो रहा होता तो 1 मोल और 2 मोल के लिए डिफरेंस सेम ही आता, मगर आर वर्क डन है। ये सिर्फ आंखों का धोखा है, मन की आंखों से हमें देखना पड़ेगा कि जो आर है ये वो आर एक वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है? वो वर्क डन ये वाला है कि 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर बढ़ाने में किया गया है। और वो क्या किया गया है? प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन को ऊपर उठाया गया है।
और उस ऊपर उठाने में गैस ने काम किया है, उसकी वैल्यू निकल के आ रही है आर। 2 मोल गैस लोगे तो डबल काम करना पड़ जाएगा, इसीलिए दोनों तरफ एन का मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, वैल्यू वही है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही है, 8.314 जूल है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही है। मैग्नीट्यूड की बात आ रही है, डिफरेंस पूछ रहे हो ना आप, है ना, डिफरेंस है तो मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो एक बात आई कि Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, ये पॉइंट निकल के आया। फिर आया Cp बड़ा क्यों है, तो Cp बड़ा इसलिए है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम नहीं करना पड़ता है, और प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है गैस को। तो जब कुछ काम करना है तो ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी, क्यों, दोनों का 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना है, गैस भी सेम है, तो एनर्जी उतनी ही खर्च होगी। अब प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए उसको काम करना पड़ रहा है, इसलिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है, इसीलिए Cp बड़ा है। अब किसी ने पूछा कि भाई ठीक है, काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो ठीक है, मगर कितना काम करना पड़ता है, तो दोनों के डिफरेंस के बराबर, दोनों में यही डिफरेंस है, इसका मतलब ये वर्क है। तो 1 मोल गैस का वर्क हो गया। अब कहानी अभी और है, यहां तक तो हम लोगों ने लपेट लिया कि हाँ भाई क्या है, Cp क्या है, Cv क्या है, R क्या है, 1 मोल के लिए क्या होगा, N मोल के लिए क्या होगा, मगर ये सब कुछ गैस के लिए चल रहा है। यदि मान लो ये लिक्विड होता, यदि मान लो ये लिक्विड होता, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता, घंटा ना बढ़ता, तो हमें काम भी ना करना पड़ता, और दोनों में डिफरेंस काम का ही है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कहते हो Cp और Cv ग्रेटर एटर, ये सब गैस के लिए है, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड के लिए Cp और Cv बराबर होते हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि ये गैस के लिए है। यदि लिक्विड और सॉलिड है तो क्यों काम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, फिजिकल स्टेट चेंज होती, भाई गैस का प्रेशर इंपैक्ट डालता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तुमने किसी लिक्विड का बढ़ा दिया है, 15 है 16 कर दो, कितना प्रेशर बढ़ेगा, निग्लेजिबल, तो हमें काम करना ही नहीं पड़ेगा, प्रेशर अपने आप कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट नहीं था इसलिए हमें काम करना पड़ा था, प्रेशर जब अपने आप कांस्टेंट है तो हमें क्यों काम करना पड़ेगा, और काम नहीं करना पड़ेगा तो दोनों की वैल्यू सेम ही तो हुई, फिर क्यों डिफरेंस आएगा। तो लिक्विड और सॉलिड के लिए Cp और Cv सेम बात है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ये रहता सिर्फ गैस के लिए, जितना भी पढ़ रहे हो इतनी देर से, है ना, कि Cp ये है, Cv वे है, मेयर रूल्स ये है, तो ये सब गैस के लिए मेयर यार, लिक्विड और सॉलिड के लिए कुछ नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो मेयर कहां से आएंगे, नहीं, एक ही सिस्टम का निकालते हो ना, एक ही सिस्टम का निकाल रहे हो, उसी सिस्टम का Cp, उसी सिस्टम का Cv, अब मोल अलग अलग हो जाएंगे तो अलग अलग वैल्यू डालनी पड़ेगी फिर तो। चलो भाई, हाँ बेटा, एनआर, हाँ तो अभी भी वो गैसी कांस्टेंट है, कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, उस वर्क डन की वैल्यू आर निकल के आई है, आर की वैल्यू वही है जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, मगर ये वर्क डन की वैल्यू है। वर्क डन की वैल्यू बोलने का मतलब है कि मोल चेंज करोगे तो वर्क की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। देखो आपने एन लिख रखा है, एन मोल के लिए, आर यदि लिखोगे प्योर आर कि नहीं, इन दोनों का डिफरेंस आर है, तो प्रॉब्लम ये है कि फिर आर की वैल्यू थोड़ी चेंज होती है मोल चेंज होने से, तो ये आंखों का धोखा है, उस वर्क की वैल्यू आर निकल के आई, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, वर्क डन है ना, तो ये है। चलो भाई, यहां तक हम लोगों ने कर लिया है, अब जरा देखो आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्या, जरा इस क्वेश्चन को निपटाओ, पढ़ो, कहां गया दूरबीन, दिख नहीं रहा है, हाँ, एट कांस्टेंट वैल्यू 4 मोल ऑफ आइडियल गैस, अच्छा वैल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो देखो एट कांस्टेंट वैल्यूम 4 मोल, एन की वैल्यू दी है, आइडियल गैस व्हेन, अब आइडियल गैस है कांस्टेंट वैल्यू में, है ना, ये सब लिखते जा रहे हैं, पता नहीं इनकी जरूरत है भी कि नहीं,
व्हेन हीटेड फ्रॉम T1 T2 चेंज इज इंटरनल एनर्जी इतने जूल। अच्छा टेम्परेचर चेंज हुआ है, इधर चेंज किया इसने, तो इंटरनल एनर्जी चेंज ये है। द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? सीवी। तो अब देखो इज, तो हमारा फार्मूला है सीवी इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। इसकी वैल्यू है 5000 जूल, एन कितने? 4 मोल। ये निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो 50,000, हाँ 5,200, 1 2 1 2, ठीक है, ये उड़ाया 25 आ गया, तो सीवी की वैल्यू आई, है ना? अच्छा 4, तो 625। अब यूनिट क्या होगी? जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। अब अप्रोक्सीमेशन में ले रहा है क्या? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, हाँ ये तो जेई का क्वेश्चन है इसलिए अप्रोक्सीमेशन में, तो आप वैल्यू 6 डालोगे, वैसे यही आ रहा आंसर, मगर यहां क्या लिखोगे? इंटीजर क्वेश्चन है ये, है ना? नीट में क्वेश्चन था नहीं, तो मैंने जेई से क्वेश्चन उठा के डाल दिया यहाँ, कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे। तो देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल ऑफ आइडियल गैस, मोल दिए हैं, टेम्परेचर दिया है, इंटरनल एनर्जी दी है, अब वो सीवी पूछ रहा है, हम लोगों ने चिपका दिया, हमारा 6.25 आ गया। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो कैसे किया? अच्छा अब जरा देखो, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, देखिए वैसे आप तो बता ही लोगे, पढ़ा दिया है। फॉर 2 मोल ऑफ कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ heat capacity at constant pressure and volume for 2 mole of hydrogen gas A। अब देखो हम लोगों ने कहा है कि कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब 2 मोल का डिफरेंस चाहिए ना, तो 1 मोल की सीवी है तो 2 मोल की ये, 1 मोल की सीवी है 2 मोल की ये, उनका डिफरेंस 2R के बराबर, क्योंकि सब में आर आर आ रहा है। अब जरा देखो यार, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, केमिस्ट्री में इसकी जरूरत नहीं पड़ती डिग्री ऑफ फ्रीडम की, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखी है, तो वैल्यू लिख देता हूं, वैल्यू याद है ना सबको? तो बस ठीक है फिर। हाँ मोनो के लिए 3, डाई के लिए 5, और ट्राई लीनियर 6, नॉन लीनियर 7। तो फिर अब आप आओ इसमें आओ। अब जरा देखो यार बच्चों, हीट कैपेसिटी का रोल, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोल अपने पास नहीं आएगा, मगर आ भी जाए तो वैल्यू आपको ध्यान है ना, बस उससे काम चला लीजिएगा। अब देखो वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, आपको मैंने अभी जर्नल वर्क पढ़ाया था, स्पेसिफिक नहीं पढ़ाया था। हमने आपको पढ़ाया था वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीबी, ये जर्नल फार्मूला है, हर एक पर वैलिड है, बस इतना ही पढ़ाया था, है ना?
और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया, मगर स्पेसिफिक वर्क डन नहीं पढ़ाया कि आइसोथर्मल की सिचुएशन में वर्क डन कितना होगा, एडियाबैटिक की सिचुएशन में कितना होगा, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ये नहीं पढ़ाया था। तो अब एक एक करके उन पर काम करते हैं। देखिए, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब प्रॉब्लम क्या है, वर्क है पाथ फंक्शन। देखो समझना, पहला पॉइंट, वर्क क्या है, पाथ फंक्शन। जब वर्क पाथ फंक्शन है तो पाथ पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं? और ये दो अलग अलग पाथ है। कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं। अब वो कुछ करने के दो पाथ है, एक पाथ है रिवर्सेबल और एक पाथ है इरिवर्सिबल। और यदि पाथ फंक्शन है तो दोनों के पाथ पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा तो वैल्यू अलग अलग आएगी। इसलिए हमको वर्क दो तरह से पढ़ना पड़ रहा है। इंटरनल एनर्जी नहीं पढ़नी पड़ रही है, आइसोथर्मल की इंटरनल एनर्जी बताओ क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। इंथैल्पी नहीं पढ़नी पड़ रही है क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, हमको वर्क पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो पाथ फंक्शन है, हमको हीट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो पाथ फंक्शन है, मगर हमको इंटरनल एनर्जी नहीं पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती है। तुम रिवर्स से भी लाओ, इरिवर्स भी लाओ, चाहे जैसे आओ, हमें क्या मतलब है। मगर वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, इसलिए पाथ पे डिपेंड करते हैं। और पाथ तुमने कहा दो हैं, ए से बी जाने के दो रास्ते हैं, एक रिवर्सेबल एक इरिवर्सिबल। तो कुछ होने को प्रोसेस कहते हैं, और वो कुछ होता कैसे है, एक इरिवर्सिबल मेथड से एक रिवर्सेबल मेथड से। और ये पाथ फंक्शन है तो पाथ पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमें दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ रही है, क्योंकि दोनों में अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी। अब किस में क्या निकल के आएगी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ ये पाथ फंक्शन है, इसी वजह से दोनों में अलग वैल्यू निकलेगी। अब हम निकालते हैं। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डी इक्वल टू आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा नहीं, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब यदि डी की वैल्यू जीरो हो गई तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें यह बताता है कि डी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये तुम्हारा जीरो हो गया, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू। इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकली इक्वल है विद अपोजिट साइन, क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है, एक की नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि दोनों पाथ फंक्शन है ना, हीट भी पाथ फंक्शन है और वर्क भी पाथ फंक्शन है, तो हमें दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये दोनों पाथ फंक्शन है और ये हमारा स्टेट फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू दोनों केस में सेम ही रहेगी, इसकी वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगी क्योंकि पाथ से लेना देना नहीं है। अच्छा, अब ये बात तो समझ में आ गई कि वर्क और हीट की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो जितनी हीट लोगे उतना ही वर्क कर दोगे, और जितना वर्क मिलेगा उतनी ही हीट निकाल दोगे। अपोजिट साइन है, साइन अपोजिट है, तो दोनों चीजें मिल नहीं सकती हैं, एक मिलेगी तो दूसरी देनी पड़ेगी क्योंकि साइन अपोजिट है। यदि मान लो हीट निगेटिव है तो वर्क पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? और यदि हीट पॉजिटिव है तो वर्क निगेटिव होगा। तो इसका मतलब वो कह रहा है भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो जानते हो क्या कह रहा है ना, मैं ना लूंगा ना दूंगा, जितना दोगे उतना ही वापस कर दूंगा। हीट के फॉर्म में लूंगा, वर्क के फॉर्म में दे दूंगा, वर्क के फॉर्म में लूंगा तो हीट के फॉर्म में दे दूंगा। हाँ, फॉर्म चेंज करेगा, वो अपनी इंटरनल एनर्जी पे कोई चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो लेने देने का काम नहीं कर रहा है, बट ट्रांसफर का काम कर रहा है, कबूतर की तरह इधर से चिट्ठी ली उधर दे दी जाके, खुद नहीं पढ़ लेता है, खुद दो लाइनें नहीं लिख देता है ना। तो बस ये देखो, तो डी यू इक्वल टू जीरो, तो डी यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू ये। अब बात आई यार निकालोगे कैसे, ये तो तुमने बता दिया कि दोनों बराबर है विद अपोजिट साइन है, मगर है कितने, तो उसको कितने को कैसे निकालते हैं? तो इरिवर्सिबल वर्क जो है वो है पी एक्सटर्नल डीवी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो हमें आ गया कि यार ये इरिवर्सिबल वर्क इतना है, ये मैं पीछे पढ़ा चुका था। बच्चों ने कहा ठीक है, बच्चों ने कहा सर मान लो कहीं रहता फैला और वैल्यूम की वैल्यू भाई ने ना दी तो फंस सकते हैं। भाई ये वैल्यूम के टर्म है, मान लो वैल्यूम की वैल्यू ना दे
तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने कहा इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो हम गैस की बात करते हैं, तो यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को दिक्कत तो होगी नहीं। देखो, हम जानते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो ये हो गया ऐसे। अब रिएक्शन हो रही है ये, तो मोल चेंज नहीं होंगे। आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर वैसे ही कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यार इसका मतलब हुआ कि ये आ गया एन आर टी अपॉन पी फाइनल, एन आर टी अपॉन पी इनिशियल, है कि नहीं? अब जरा देखो आगे बढ़ते हैं, इसी फार्मूले को थोड़ा और अच्छा करते हैं। तो मैंने कहा इरिवर्सिबल वर्क की वैल्यू निकल के आ गई माइनस एन आर टी पी एक्सटर्नल 1 पी फाइनल माइनस 1 पी इनिशियल। ये देखिए, ओ सही है। मैंने क्या किया, एनआरटी कॉमन ले लिया। अब जरा बताना, इसमें भी अभी लोचा है भाई, पिस्टन ऊपर जा रहा है या पिस्टन नीचे आ रहा है, तो प्रोसेस स्टॉप कब होगा, रुकेगा कब? भाई तुम वर्क डन पूछोगे तो प्रोसेस रुक गया होगा तभी तो पूछोगे, है कि नहीं? तो प्रोसेस रुकेगा कब? जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर बराबर हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर ये है और इंटरनल प्रेशर ये। फाइनल का मतलब क्या है, जब प्रोसेस रुकेगा। तो चाहे वो एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, प्रोसेस कब रुकेगा, जब दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब पी एक्सटर्नल ही पी फाइनल है। तो जब पी फाइनल दिया होगा तो एक्सटर्नल नहीं दिया होगा, तो तुम्हें लगेगा यार एक्सटर्नल नहीं दिया है, फार्मूला कैसे लगाएं? तुम्हें लगेगा कि एक्सटर्नल नहीं दिया, फार्मूला कैसे लगाएं? फाइनल तो दे दिया है कि यार 2 मोल हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, इस समय इसका प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और अब इसका फाइनल प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया है। वर्क डन बताओ एट 300 केल्विन टेम्परेचर पे। अब प्रॉब्लम अगर एक्सटर्नल कहां है, ये तो गैस के प्रेशर दिए हैं, तो जो गैस का प्रेशर होगा वही फाइनल प्रेशर जो होगा वही एक्सटर्नल होगा, क्योंकि पिस्टन रुकेगा। और जब पिस्टन रुकेगा तो रुकता ही कब है, जब एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये ऐसे लिखा जाएगा। इस पर क्वेश्चन आएगा तो रहता फैलेगा, मतलब आपको थोड़ा सा टफ होगा, वाला आया तो आप कर ही लोगे। अब ये क्या है, जब वैल्यूम ना दिया जाए, जब वैल्यूम ना दिया जाए तब हम इससे निकालेंगे। वैल्यूम दिया जा रहा है तो पुराने वाले से निकालेंगे। तो कभी कभी वो क्या करता है, परेशान करने के लिए वैल्यूम गायब कर देता है और प्रेशर दे देता है कि भाई शुरुआत में प्रेशर इतना था, जैसे एक्सपेंड कर रहा है तो हम कहते हैं 2 लीटर से एक्सपेंड करके 10 लीटर पहुंचा, उसने कहा नहीं, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंचा एट कांस्टेंट प्रेशर 300 केल्विन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब यार वैल्यूम नहीं दिया है, तो एक रास्ता है कि वैल्यूम निकालो फिर उस फार्मूले में डालो जाके, एक रास्ता डायरेक्ट इसी में डाल दो, है ना? तो यहां तक बात सही है। अच्छा, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी भाई? क्यू की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ आनी है, तो बस प्लस आ जाएगी, या तो ये आ जाएगी या तो ये आ जाएगी, प्रेशर के फॉर्म में ये आ जाएगी, साइन ही तो चेंज होना है। और डी यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो तीनों वैल्यू देखो निकाल दी। अब चाहो तो आप चौथी वैल्यू भी निकाल लो, डी एच की कितनी आएगी, ये भी तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो ये भी 0। तो 4 वैल्यू हमसे पूछ सकता है, डी यू, डी एच, क्यू, डब्ल्यू। तो डी यू और डी एच 0 है, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और क्यू और डब्ल्यू आपस में बराबर है, तो डब्ल्यू की जो वैल्यू है वही क्यू की वैल्यू है विद अपोजिट साइन।
तो इतनी देर में जो मैंने पढ़ाया है उसमें दो फार्मूले याद रखने हैं, एक ये वाला और एक ये, और कुछ नहीं याद रखना है आइसोथर्मल के केस में। बात समझ गए? अच्छा, बच्चों ने कहा सर आपको तो पता ही है केमिस्ट्री वाले हैं हम लोग, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इक्वेशन लिखते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं, समझ ही में कहाँ आता है इतनी जल्दी, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो जो बात अभी मैथ्स के फॉर्म में लिखी है उस बात को ग्राफ के फॉर्म में लिखो। कमजोर होते हैं केमिस्ट्री वाले, एक ही बात को 10-12 बार लिखते हैं। तो अब यार इसी चीज का ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो हमारे सिलेबस में पीवी ग्राफ है, तो हम लोग सिर्फ पीवी ग्राफ ड्रा करेंगे, वीटी ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे। जैसे फिजिक्स में आपने वीटी ग्राफ पर भी क्वेश्चन देखे होंगे, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, सिर्फ पीवी ग्राफ आएंगे। और वैसे भी ग्राफ पे आते ही नहीं है केमिस्ट्री में, मेनली फिजिक्स पे ही आता है, मगर फिर भी ग्राफ तो ग्राफ ही है, ग्राफ बना लेते हैं। अब देखो आपने कहा कि यार ये जो वर्क है ना इसका फार्मूला ये है, तो यार ये x है, ये y है, तो x इंटू वाई, इसका मतलब ये लेंथ है तो ये विड्थ है, तो एरिया ही तो लिखा है ये। अब बात आई किसका एरिया लिखा है, तो पीवी ग्राफ का एरिया लिखा है, तो हमें एरिया निकाल देना है। इसीलिए कहते हो कि वर्क डन कितना है, एरिया अंडर द कर्व। क्यों? क्योंकि वो एरिया ही तो लिखा है मैथमेटिकली, दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई है, तो दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई है तो एरिया बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल लीनियर है, एक एक्स एक्सिस पे भाग रहा है, एक वाई एक्सिस पे भाग रहा है, कोई एक्सपोनेंशियल थोड़ी भाग रहा है। तो यार ये एरिया आ गया, एरिया अंडर द कर्व। अब हम एरिया निकालते हैं। मान लो कोई प्रोसेस कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा, तो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, अब एक्सपेंड कर रहे हो, हम एक्सपेंड करा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हो तो बी पे जाकर खत्म हो गया, एक्सपेंड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। अब आपने यहां पे माना कि भाई प्रेशर पी आई है और सॉरी वॉल्यूम वी आई है, यहां पे माना पी फाइनल है, वी फाइनल है। हमारा फार्मूला क्या है? अब जरा बताओ, बुरा ना मानना और ना डरना, सही है भाई? रुकेगा कब? जब एक्सटर्नल और फाइनल बराबर होगा, तो एक्सटर्नल की जगह फाइनल लग दिया, तो ये आ गया प्रेशर, ये आ गया वैल्यूम, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो, वही एरिया है। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें ढूंढो कहां है, जरा दूरबीन लगा लें, पास का दिखेगा नहीं। अब जरा देखो बच्चों, हाँ डरो नहीं यार, हाँ यार। अब जरा देखो बच्चों, ये वैल्यू क्या है आई, ये क्या है, हमें लेंथ कितनी चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है यहां से यहां तक, इनिशियल क्या है यहां तक, तो डिफरेंस क्या है ये आ गया। अब वाई एक्सेस पे ये चाहिए, अब ये क्या है, ये वाली वैल्यू, ये पी फाइनल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यही तो है, ये कितना लिखा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये एरिया आया, आया कि नहीं आया? बस यही एरिया वर्क है। तो जो मैथ्स में लिखा है वही ग्राफ में बना दिया, कमजोर लोग केमिस्ट्री वाले, एरिया अंडर द कर्व इसको बोलते हो, कि भाई आ गया। बात समझ पाए क्या किया भाई? पी एक्सटर्नल जब रुकेगा तो पी एक्सटर्नल पी फाइनल बराबर होंगे, और ये है तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कौन सी है ये वाली, विड्थ कौन सी है ये वाली, तो इतनी लेंथ इतनी विड्थ, ये एरिया है वर्क। तो जो मैथ्स में लिखा है वही ग्राफ में लिख दिया है, बस और कुछ थोड़ी किया है। मक्कार टाइप के लोग केमिस्ट्री में आता है नहीं तो 3 बार वो एक ही चीज को लिखेंगे। बात समझ पाए? अरे भाई ग्राफ समझ पाए हो ना, तो बस ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम वापस आते हैं, भाई को चेक करते हैं। अब प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम पे खत्म होता है, इनफाइनाइट स्टेप होते हैं। तो यार इनफाइनाइट स्टेप हैं तो छोटे छोटे इनफाइनाइट वर्क आएंगे,
क्योंकि हर स्टेप का एक वर्क होता है कि नहीं। तो यार इन्फिनाइट नंबर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम क्या है, जोड़ना, है कि नहीं। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमने वही काम किया, कुछ अलग करेंगे नहीं, आता ही नहीं है, अलग कैसे करेंगे। तो du इक्वल टू 0 क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, dh इक्वल टू 0 क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो du इक्वल टू 0 है, dh इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है कि नहीं। मगर वर्क की वैल्यू अलग आएगी क्योंकि वो पाथ फंक्शन है, ये पाथ अलग था, वो पाथ अलग था, ये एक स्टेप में हो गया था और वो इन्फिनाइट स्टेप में होने वाला है। तो जब इन्फिनाइट स्टेप में होने वाला है तो कर देंगे। तो देखो अब मैंने वर्क की वैल्यू लिखी, पी एक्सटर्नल डीवी, यही तो फार्मूला हमारा था। अब प्रॉब्लम ये है कि आप वर्क किसका निकाल रहे हो, गैस का, और पी एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, पी फाइनल के। तो फाइनल वाला हम लिखें तो क्या लिखेंगे, यही तो लिखोगे, एन आर टी अपॉन पी फाइनल, सॉरी वी। एक मिनट कहीं दिखा देता हूं, यहां पे आ जाओ, ये देखो, ये ऐसा ही तो लिखा जाएगा। मगर प्रभु प्रेशर एक्सटर्नल पड़ा है, और एक्सटर्नल प्रेशर की जगह तुम गैस का प्रेशर मान ले रहे हो अपनी तरफ से, फर्जीपना नहीं फैला रहे हो। यहां तो फार्मूले में एक्सटर्नल प्रेशर है और ये तो गैस के लिए लिखा जाता है। तो गौर सुनो, प्रोसेस स्टॉप कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर ऑफ गैस बराबर होगा। तो ये फाइनल प्रेशर ऑफ गैस लिखा है ना, ये देखो है, अच्छा लिख गया भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर अब हमें इंटीग्रेशन करना है, क्यों, क्योंकि ये छोटा सा वर्क आया है एक स्टेप का, ऐसे लाखों स्टेप है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेट करोगे तो यार इसको डिफिनिट बनाना पड़ेगा, मतलब लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट अगले पेज में लगाते हैं, इस पेज में मजा नहीं आ रहा है, तो भाई लिमिट लगा लेते हैं। माइनस बाहर कर लिया, आर बाहर कर लिया, टी भी बाहर कर लेते हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, रिएक्शन हो रही नहीं, मोल भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट। अब लिमिट, प्रोसेस कहां से कहां तक जा रहा है, ये देखो, प्रोसेस वही है, काम वही है, सब कुछ वही है, बस पाथ चेंज है, यहां से यहां तक जा रहा है। तो वॉल्यूम की लिमिट कहां से कहां तक है, इनिशियल से लेके फाइनल तक, वही इनिशियल से लेके फाइनल तक। मैं मानेगा नहीं, इसको थोड़ा नीचे खींच लेता हूं, है ना, अब सही है, ठीक। अब यार इधर लिमिट नहीं लगाओगे, इधर नहीं लगाओगे तो बुरा नहीं मानेगा, तो मान लो लगा दो, कोई भी लिमिट लगा दो भाई, बहुत सारे वर्क हैं, 1000 2000 जुड़ने दो। अब इसकी वैल्यू ये आ गई, क्यों, क्योंकि चेंज और डब्ल्यू भी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी डब्ल्यू भी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आएगा तो डिफरेंस ही ना। अब ये आ गया एल एन 1/x एल एन एक्स। अब लिमिट लगा दो, v हो जाएगा ना, तो v डायरेक्ट लिख दूं, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब ये देखो ln के फॉर्म में है, तो इसको मैंने क्या किया, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, मैंने इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, माइनस साइन के साथ है, ध्यान रखना, एन आर टी लॉग v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ये देखो, ठीक। अब बच्चों ने कहा नहीं यार, मान लो कहीं वैल्यूम ना दिया हुआ तो सर फंस जाएंगे, तो मैंने कहा यार प्रेशर के फॉर्म में लिख लो, एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। तो बच्चों ने कहा ये रहता आपने कहां से फैलाया है, मैंने कहा भी बताता हूं, केमिस्ट्री का है,
ना ना, ये मन की आंखों वाला रहता है, केमिस्ट्री वाला। अब देखो, आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस है, तो बॉयल्स लॉ फॉलो करेगी, और बॉयल्स लॉ फॉलो करेगी तो आपको पता ही है पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ होंगे। तो हमने यहां से इसकी वैल्यू निकाल के डाल दी है। अच्छा, किसी ने कहा मान लो सर हमें टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, मोल नहीं दिया हुआ, तो मान लो किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर भी नहीं दिया है, मोल भी नहीं दिया है, सिर्फ वॉल्यूम का चेंज दे रहा है, प्रेशर का चेंज दे रहा है, तो फंस जाएंगे। मैंने कहा यार मेरे होते हुए क्यों फंसोगे तुम। अब देखो, फैला रहा हूं रहता, समझना। एन आर टी की जगह क्या डालोगे, पीवी। पी इंटू वी की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होती है, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, पीवी की। तो इसकी जगह मैंने डाल दिया पी आई वी आई। या तो इनिशियल डालोगे या फाइनल डालोगे, तो ये फार्मूला ऐसे भी हो गया। अब आप चाहो तो इसकी जगह ये भी डाल सकते हो, मतलब फाइनल वाला, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं ना, तो चाहे जो डाल दो है। तो कभी ये लगेगा, कभी ये लगेगा, कभी ये लगेगा। ये वाला केमिस्ट्री में यूज नहीं होता है, फिजिक्स में यूज होता है। हम लोग तो बस इसी में खुश हो जाते हैं। क्या इस जगह पे थोड़ी पढ़ते होगे पूरा फार्मूला पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन पढ़ते होगे, है ना, वो रिवर्सिबल में पढ़ते होगे। हाँ, पीवी की पावर गामा जब यूज करते हो एडियाबैटिक में, तो अभी वहां तो पहुंचे नहीं, अभी तो आइसोथर्मल ही चल रहा है। ये देखो, कर लोगे, ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए कैसे आया है। अच्छा, रैंडम चलता है, हाँ। यहाँ डेल्टा टी रहता है, वो पॉलीट्रॉपिक का पढ़ाया होगा फिर सर ने। अरे भैया हमको डरवा देते हो, हम भी डर गए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है वो, ये स्पेसिफिक प्रोसेस है। इसका मतलब वो पीवी की पावर गामा इक्वल टू 1 वाले केस हम पढ़ रहे हैं, और वहां पीवी की पावर गामा इक्वल टू एक्स वो वाले केस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब जर्नल प्रोसेस। तो वो जर्नल फार्मूला है। तभी मैं कहूं यार ये क्या रहता फैल रहा है। वो तो हम लोग क्या है कि जेई में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ाते हैं, क्योंकि जेई में क्या है क्वेश्चन आ सकता है एडवांस, मेंस में नहीं आता मगर एडवांस में आ जाता है, तो वहां पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ाते हैं। मगर हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, पहले पीबी की पावर 1 वाला सारा पढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि पीबी की पावर 1 पे हमारे पास क्वेश्चन खूब रहते हैं, तो वहां पे सिर्फ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, तो वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस शुरुआत से उठा के चलते हैं। हम उसको एक केस की तरह लास्ट में पढ़ा देते हैं, जेई में, नीट में तो पढ़ाते भी नहीं है। तो देखो यहां तक बात आ गई, वर्क निकल आया, और जो वर्क निकला वही क्यू विद अपोजिट साइन, तो सारी क्यू की वैल्यू भी यही आ गई। ये देखो साइन चेंज कर दिया, आप लोग चेक कर लो। ये देखिए इस तरह से du की वैल्यू 0 होती है, पीछे पढ़ा दिया, dh की वैल्यू 0 होती है, पीछे पढ़ा दिया। तो इतनी चीज हमें याद रखनी है। देखो प्रूफमेंट ऊपर नहीं याद रखने, बस ये वाला ब्रैकेट याद रखना है, ये वाला, ये वाला ब्रैकेट, ये सारे फार्मूले हैं। इसमें ये वाला ब्रैकेट याद रखना है। इसमें एक वर्क वाला यहीं पे लिख देता हूं, तो तुम लोग आराम से याद रख लेना। वो तो मैंने पढ़ाया है, आया कैसे है, वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, फुद्दू टाइप का, ज्यादा टफ नहीं आता है। हाँ, मगर लॉजिकल खूब होता है। फार्मूला बेस्ड आया तो बिल्कुल बिल्कुल फार्मूले में वैल्यू डालने को आएगी, मतलब कुछ घूमेगा नहीं, उस तरह का लॉजिकल खूब आएगा जैसे अभी पीछे कराए थे। यदि वर्क निकालने वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत छोटे फार्मूला बेस्ड आते हैं, बस आप फार्मूले ये याद रख लो, ये याद रख लो, आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब इसका भी ग्राफ चाहिए अपने को, है कि नहीं। केमिस्ट्री वाले कमजोर हैं, तो उनको पहले लिखना है स्टेटमेंट में, फिर उसको मैथ्स में, फिर उसको ग्राफ में। तो अब इसका भी ग्राफ बना देते हैं। देखो ये आया पी, ये आया वी,
फार्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई नई चीज तो है नहीं। यही फार्मूला बार बार लगाना है, मगर कितनी बार लगाना है? 1,00,000 बार लगाना है। क्योंकि भाई ए से इन्फिनाइट स्टेप है ना, वो तो मैंने कम बोल दिए हैं। वो इतने बार लगाना है जितने बार हम गिन नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनाइट स्टेप है कि नहीं? अब इन्फिनाइट स्टेप है तो मैं एक चीज सपोज करके कर लेता हूं, गौर से देखिए। जब इन्फिनाइट स्टेप होंगे तो कुछ ऐसे चल रहा होगा प्रोसेस, हर पॉइंट पे स्टेप है, इक्विलिब्रियम पे चलता है, और हर पॉइंट पे एरिया अंडर द कर्व आ रहा होगा। तो जब हर पॉइंट पे एरिया अंडर द कर्व आ रहा होगा तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो यहां पे एरिया अंडर द कर्व सपोज करो इतना निकला, अब अगले पॉइंट पे एरिया अंडर द कर्व कितना निकलेगा? अगले पॉइंट पे एरिया अंडर द कर्व इतना निकला, फिर अगले पॉइंट पे इतना निकला, तो छोटा छोटा निकल रहा है। अब अगले पॉइंट पे फिर कितना निकला, इसी तरह से निकलता चला जाएगा। ये देखो, फिर अगले पॉइंट पे कितना निकला, इसी तरह से निकलता चला गया। फिर अगले पॉइंट पे कितना निकला, इसी तरह से निकलता चला गया। फिर अगले पॉइंट पे कितना निकला, फिर अगले पॉइंट पे कितना निकला। हाँ, अब देखो अभी दिखेगा, ये आ गया, ये देखिए। अब ये जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, तो हमारा ऐसे आ गया एरिया अंडर द कर्व। तो अब आप चेक करो पूरा का पूरा एरिया भर गया। ये देखो हमारी इंडिंग वहीं पे है, देखो इंडिंग अभी भी मेरी वहीं पे है, फाइनल प्रेशर अभी भी हमारा वही है, पी फाइनल, इनिशियल अभी भी हमारा वही है। देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, वी इनिशियल अभी भी वही है, वी फाइनल अभी भी वही है, तो ये वाली लाइन अभी भी वही है। इनिशियल प्रेशर प्रोसेस कब रुकेगा? जब इनिशियल के बराबर हो जाएगा। मगर इतना एरिया ज्यादा आ गया, इतना तो दोनों का कॉमन है, चेक करो इतना एरिया ज्यादा आया, आया कि नहीं आया? देखो क्योंकि हर पॉइंट पे स्टेप है, तो हर पॉइंट पे स्टेप है, तो ऐसी बहुत बारीक सी लाइनें खींचते जाएंगे, कितनी? खरबों, अनलिमिटेड, तो वो सब जुड़ती चली जाएंगी, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये एरिया और ये एरिया तो सेम है, मगर ये एरिया एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इरिवर्सिबल वर्क में ज्यादा वर्क आता है। देखो एरिया ज्यादा है तो वर्क ज्यादा है, क्योंकि P इंटू वी क्या है? एरिया, और एरिया क्या है? वर्क। तो यदि मैं ये बात छापूं तो किसी को बुरा लगने वाला है? देख लो, गौर से देखिएगा, रिवर्सेबल वर्क ज्यादा है इरिवर्सिबल वर्क से। फॉर, अभी भी दिक्कत है, एक्सपेंशन, आप एक्सपेंशन कर रहे हो, है कि नहीं? अब इसी बात को थोड़ा और डिटेल कर देता हूं, गौर से देखिए, जितने ज्यादा स्टेप उतना ज्यादा वर्क। यदि आपने काम को एक स्टेप में किया है तो उससे ज्यादा आएगा जब उसी काम को 2 स्टेप में करोगे, उससे ज्यादा आएगा जब उसी काम को 3 स्टेप में करोगे, सबसे ज्यादा आएगा जब उस काम को इन्फिनाइट स्टेप में करोगे। इन्फिनाइट स्टेप रिवर्सिबल है, और ये किसके लिए है? एक्सपेंशन के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये देखो स्टेप बढ़ाते जाओगे एरिया ज्यादा आता जाएगा। तो रिवर्सेबल वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब आइसोथर्मल के लिए पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये सब आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो रिवर्सेबल वर्क डन इरिवर्सिबल से ज्यादा है, जितने ज्यादा स्टेप होंगे उतना ज्यादा वर्क डन आएगा। स्टेप, एक काम को हम एक स्टेप में करते हैं, उसी काम को मैंने 2 स्टेप में किया तो ज्यादा वर्क आया, उसी काम को 4 स्टेप में किया और ज्यादा आएगा,
उसी काम को 100 स्टेप में किया और ज्यादा आएगा, उसी काम को इन्फिनाइट स्टेप में किया तो और ज्यादा आएगा, उसी को हम रिवर्सिबल बोल देते हैं जब इन्फिनाइट स्टेप में करते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट पढ़ा देता हूं, पता नहीं नीट में आएगा कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। यदि उल्टा पूछ ले कंप्रेशन तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। और ये मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, इरिवर्सिबल वर्क रिवर्सेबल वर्क के मैग्नीट्यूड से ज्यादा आएगा कंप्रेशन के केस में। अब आप उल्टा जा रहे हो ऐसे नीचे से, तो ग्राफ का एरिया कम बनता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ी जाओगे, आप जाओगे तो ऐसे ही ना, P इंटू वी तो ये एरिया आता है ना भाई, एरिया तो हमेशा स्क्वायर में आएगा ना यार, 3 डायमेंशनल थोड़ी है। तो यदि कंप्रेशन है तो अपोजिट आएगा। अभी तक आपके पास तो ये चीज आपके पास नहीं आई है, ये चीज आपके पास नहीं आई है, सिर्फ ये आया है। ये जेई में हम लोग जरूर बता देते हैं, मगर इतना हो सकता है पूछ ले कि भाई सिंपल सा स्टेटमेंट है कि यार एक काम को हम एक स्टेप में करते हैं, उसी काम को ए से बी तक हमने 2 स्टेप में किया है, तो एक स्टेप में करने का वर्क डन W1 है, 2 स्टेप में करने का वर्क डन W2 है। सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। तो अब हमको क्या करना है वो देखना है, तो जितने ज्यादा स्टेप उतना ज्यादा वर्क, इतना ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, एक मिनट, इस बच्चे का कुछ इसमें कह रहे होगे ना, इसमें नहीं किए ये कह रहे हो, हमने कुछ नहीं किया है भाई। जब प्रोसेस रुका उस समय प्रेशर कितना है और वॉल्यूम कितना है, ग्राफ में देखो फाइनल प्रेशर कहाँ है, यहां, और वॉल्यूम कितना है, इतना, तो मैथ के हिसाब से इतना ही एरिया तो लोगे है। अब इसमें प्रोसेस कहां पे रुका, इस जगह रुका, इसमें प्रोसेस कहां पे रुका, इस जगह पे रुका, कलर चेंज करता हूं, इस जगह था, इस जगह रुका, हर पॉइंट पे रुकेगा ना, कितने स्टेप में खत्म होता है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे स्टेप है। एरिया कितना निकला ये भाई, इस जगह पी क्या है ये, इस जगह का वी क्या है इतो सो, तो एक लाइन आएगी सिर्फ, फिर स्टेप चले, फिर यहां रुक गया, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप, ये 4 स्टेप, ऐसे सो ऑन, तो फिर यहां रुक गया, फिर तुमने प्रेशर ये लिया, वॉल्यूम इतना सा लिया, तो एरिया ये आया। इस तरह से करते करते ये पूरा भरेगा ना, क्योंकि ये हर स्टेप पे रुक रहा है ना, क्योंकि इसमें इन्फिनाइट स्टेप है, इसमें सिर्फ एक स्टेप है। यही गड़बड़ हो गई। ये कैसा फंक्शन है वर्क, पाथ, तो पाथ पे डिपेंड करेगा ना, इनिशियल फाइनल पे क्यों डिपेंड करेगा, ये कोई इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी थोड़ी है। अब यदि पूछो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज और इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज क्या सेम होगी, सेम होगी, पाथ से लेना देना नहीं है, हमें तो फाइनल इनिशियल से लेना देना, और फाइनल इनिशियल सेम है, तो वॉल्यूम का डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, प्रेशर का डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी का डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, वर्क का डिफरेंस सेम नहीं रहेगा क्योंकि वो पाथ फंक्शन है, हीट का डिफरेंस सेम नहीं रहेगा क्योंकि वो पाथ फंक्शन है ना। तुमने क्या कहा सर वॉल्यूम का डिफरेंस तो सेम है, तो हम भी कह रहे हैं हाँ, क्योंकि वो पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है, मगर वर्क पाथ फंक्शन है तो उसका डिफरेंस सेम नहीं रहेगा क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। नहीं तो हमको 2 तरह के वर्क पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सब कुछ ना बनाते, बस एक सीधा सा वर्क पढ़ देते, जैसे अभी अगले पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, आप उसका बस ग्राफ बनाओगे ना, तो उसका ग्राफ ये आएगा, एरिया अंडर द कर्व ये आएगा। अब उल्टा चलो, बता देता हूं इस बच्चे का भी क्वेश्चन, वैसे ये सब नीट में नहीं आएगा मगर फिर भी। अब यहां से यहां चलो, अब इनिशियल ये कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम इधर जाएगा, तो अब एरिया क्या होगा, जब सिस्टम रुकेगा तो प्रेशर ये होगा, वॉल्यूम ये होगा, तो एरिया क्या बना, है कि नहीं, समझ रहे हो ना सब लोग। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, अब कंप्रेस कर रहे हो तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो यहां पे जाके रुका तो एरिया ये आएगा ना, P इंटू वी, तो इतना एरिया आया, आया।
अब इसमें कितना एरिया आएगा, यहां से यहां तक जाओगे तो ये वाला एरिया आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेप में गया है और ये इन्फिनाइट स्टेप में गया है, तो इतना एरिया ज्यादा आ जाता है उसमें। तो आप सिर्फ डाटा याद रख लेना, शायद कभी आया तो डाटा पे ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, अरे पढ़ा तो दे पूरा वर्क, तब तो क्वेश्चन करोगे। ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 वर्क पढ़ने नहीं है। हाँ, जितना मिनट है उतने मिनट में हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब देखना, बस 3 मिनट दो। लिखा क्या है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो जरा बताना क्यू क्या होगा, तो क्यू 0 होगा। अब गौर सुनते जाओ, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्यू 0 है। सब लोग सुनिएगा अच्छे से, क्लियर। अच्छा, यदि क्यू 0 हो गया तो वर्क की वैल्यू क्या आ गई, डी यू। यदि वर्क की वैल्यू डी यू है तो वर्क क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। तो अब जरा देखो यहां पे वर्क क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो यदि यहां वर्क स्टेट फंक्शन है तो पास से लेना देना नहीं है। इरिवर्सिबल वर्क और रिवर्सेबल वर्क आपस में बराबर होंगे। क्यों, वर्क इज ए स्टेट फंक्शन। अब हमें 2 तरह से वर्क पढ़ना ही नहीं है, इसमें 2 अलग अलग फार्मूले निकालना ही नहीं है। क्यों, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन, प्रेशर स्टेट फंक्शन, वर्क स्टेट फंक्शन। तो अब हमें पास से लेना देना नहीं है कि तुम इरिवर्सिबल जा रहे हो या रिवर्सिबल जा रहे हो, अपने क्या लेना देना, जो भी वैल्यू आएगी दोनों से सेम आएगी। तो अब हमें 2-4 फार्मूले की जरूरत नहीं है। बच्चों ने कहा ठीक है सर। अब वर्क की वैल्यू है कितनी, डी यू है। तो जब वर्क की वैल्यू डी यू है और डी यू इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क की वैल्यू आ गई एन सीवी डेल्टा टी या डी यू। डायरेक्ट डी यू दिया है तो वही वर्क है, डायरेक्ट डी यू नहीं दिया है तो हम डी यू की निकाल लेंगे वैल्यू, जो डी यू की वैल्यू होगी वही वर्क की वैल्यू होगी। तो एक फार्मूला तो ये हो गया, एक फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया हमारा कि इरिवर्सिबल रिवर्सेबल वर्क दोनों बराबर हैं, जिनका फार्मूला एनसीवीडीटी बोल दो या डीयू की वैल्यू बोल दो, क्योंकि एनसीवीडीटी डीयू के फार्मूले हैं। अच्छा, एक और बात, एक फार्मूला आपका जर्नल फॉर्म है पी एक्सटर्नल डीवी, तो पी एक्सटर्नल डीवी भी बराबर है, कभी कभी क्या है वो टेम्परेचर पूछ देता है, यार वर्क की वैल्यू लिख दी है। कभी पी एक्सटर्नल इंटू डीबी में मैंने ये बोला कि ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, नहीं। तो देखो ये वैल्यू आ गई, तो या तो ये फार्मूला यूज होगा, थोड़ा क्वेश्चन टफ करेगा तो ये यूज होगा, नहीं तो बस यही यूज हो रहा होगा, बात हमारी खत्म हो गई। इसमें कुछ रहता फैलना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन है तो पास से लेना ही देना नहीं है कि वो इरिवर्सिबल है या रिवर्सेबल है, अपने कुछ नहीं करना। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो जो तुम्हें आता हो उससे वर्क निकाल दो, जो निकलेगा सब सही निकलेगा। आइसोथर्मल है तब आपको खुजली करनी पड़ेगी कि वो रिवर्सेबल है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पकड़ोगे कैसे, थोड़ा बता देता हूं आपको। मैंने पढ़ाते समय एक बात बताई थी, रहता ये फैलाता है। आपको मैंने पढ़ाते समय एक बात बताई थी कि यदि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, रिवर्सेबल प्रोसेस है तो पी एक्सटर्नल वेरिएबल है। यहां पे हर समय चेंज हो रहा है, देखो हर समय प्रेशर चेंज हो रहा है, इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि फाइनल प्रेशर कोई एक है, हजार लाख करोड़ों है, क्योंकि बार बार स्टेप आ रहा है। और तभी पिस्टन मैंने पढ़ाया भी था पिछली क्लास में कि पिस्टन ऐसा क्यों है कि बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो आपको इस फार्मूले में, मतलब जब इस पर क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा टेंशन रखना है कि भाई प्रोसेस रिवर्सेबल है या इरिवर्सिबल, क्योंकि दोनों के फार्मूले अलग हैं।
एडियाबैटिक लिख दिया जाए ना तो बस ध्यान ही मत दो, जो तुम्हें आता है, जो फार्मूले में वैल्यू दी है उसके हिसाब से जो निकला है बस वही आंसर है, कोई टेंशन की बात नहीं, चाहे वो जैसे निकल रहा हो। क्यों? क्योंकि वो पाथ फंक्शन है ही नहीं, स्टेट फंक्शन है, तो उसको पाथ से लेना देना ही है कि इरिवर्सिबल है या रिवर्सेबल है, जो फार्मूला चिपक गया बस उसी से आंसर आ जाएगा। क्योंकि चाहे वो रिवर्सेबल का हो, चाहे वो इरिवर्सिबल का हो, चाहे डीयू का हो, सब बराबर है आपस में। तो हमें टेंशन सिर्फ आइसोथर्मल के केस में होती है। तो आइसोथर्मल का केस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब बात आती है ये तो आप फिजिक्स में कर चुके हो, एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क किसमें ज्यादा होता है, ग्राफ तो बना ही चुके होगे, है ना? मैं थोड़ा लिख भी देता हूं, आप वैसे चाहो तो बना लेना। देखो आइसोथर्मल ये है, और एडियाबैटिक ये है। एडियाबैटिक की इक्वेशन ये होती है। अब 1 मिनट, अरे मैं 1 मिनट में निकाल देता हूं, स्लोप आप कर्व निकाल लो, डीपी अपॉन डीवी, क्योंकि वाई एक्सेस पे आप प्रेशर को डाल रहे हो, एक्स एक्सेस पे आप वॉल्यूम को डाल रहे हो, तो ये स्लोप ऑफ कर्व है। तो जब स्लोप ऑफ कर्व निकालोगे तो एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा वो गामा टाइम्स होगा, गामा टाइम्स होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, और स्लोप ज्यादा होगा तो एरिया कम हो जाएगा। आपको देखो केमिस्ट्री में ये नहीं आएगा, केमिस्ट्री में हो सकता है बस ये आ जाए स्टेटमेंट कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में वर्क किसका ज्यादा है। फिजिक्स और आईआईटी में तो ये भी आएगा कि स्लोप बताओ, उसकी वैल्यू क्या है, या वो कितने गुना होता है, ये सब पूछ सकता है। मेडिकल में बहुत ज्यादा पूछने वाला है, तो भाई दोनों में वर्क किसका ज्यादा है बस। और बहुत ज्यादा तो ये ग्राफ, कि दोनों का ग्राफ पूछ लिया, कौन सा ग्राफ किसका है। ये देखो इनिशियल ये, अब स्लोप किसका ज्यादा है, इसका, ये स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, एडियाबैटिक, और ये स्लोप कम है, आइसोथर्मल। अब आप एरिया निकाल लो, तो भाई इसका एरिया या ये निकला है ना, सॉरी गलत निकाल दिया है, समझ गए कहां गलत निकाला है, वॉल्यूम यहां तक है ना, तो एरिया ये निकला, इसका एरिया ये निकला, तो ये एरिया कम है, ये एरिया ज्यादा है ना। ये पॉइंट थोड़ा और आगे खिसका लेना, दोनों के फाइनल सेम है ना। ये देखो, तो आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना है कि जो आइसोथर्मल नीड के लिए, कि आइसोथर्मल वर्क डन जो होता है एडियाबैटिक वर्क डन से ज्यादा होता है। अभी भी स्टेटमेंट पूरा नहीं है, फॉर एक्सपेंशन। आप बस ये याद रखो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कितना ज्यादा होता है कितना ज्यादा नहीं होता है वो तो मैंने इसलिए बता दिया है कि मान लो कोई बच्चा प्रॉब्लम में आए कि सर कैसे है, तो कैसे के लिए मैंने बता दिया है कि अब इस इक्वेशन का स्लोप निकाल लो, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कर दो v के रिस्पेक्ट में, जब स्लोप निकालोगे तो ये आएगा। अब इसका स्लोप ज्यादा है तो एंगल ज्यादा होगा तो नीचे आएगा कर्व, इसका स्लोप कम है तो ऊपर आएगा। एरिया अंडर द कर्व, ये नीचे है तो इसका एरिया इतना, ये ऊपर है तो इसका एरिया इतना, तो जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क ज्यादा। किसका? आप हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करते हो, ध्यान रखो। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अब यार क्वेश्चन नहीं करोगे तो दिक्कत ये आ जाएगी, भूल जाओगे। तो बस 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है नीट में इस पे, बस 2 ही है। हाँ जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। अब नीट में बहुत कम आते हैं, देखो मैंने क्वेश्चन भी जो दिया है वो जेई का दिया है, नीट का नहीं दिया है। 5 मोल ऑफ हीलियम गैस किधर है, 5 मोल ऑफ हीलियम गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो देखो टी कांस्टेंट है तो इतने भाई तो जीरो हो गए,
यदि इनके बारे में पूछ रहा है तो रिवर्सिबली टेम्परेचर इतना है फ्रॉम वॉल्यूम इतने से इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड। तो भाई रिवर्सेबल वर्क डन है, ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल। मोल कितने 5, आर की वैल्यू 25/3 रख देता हूं जूल। अब देखो यहां पे जूल है, अच्छा उसने रख रखी है, कोई बात नहीं, जो उसने दे रखी है मैं वही लिखूंगा, नहीं तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा। टी का कितना है भाई, टेम्परेचर 300, 2.303 क्योंकि लॉग बनाओगे, लॉग 2, 20 डिवाइडेड बाई 10, डायरेक्ट लिख दिया 2, ठीक है, लिख दो यार। अब वर्क आएगा माइनस का और कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब तुम ये समझ लो जेई में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो तुम्हारे यहां कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन यहां लाया हूं। कितना आ रहा है 8625 जूल, ये देखो तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड ही आएगा। जेई में फार्मूला बेस्ड चल रहा है तो टफ नहीं आएगा इसका, मतलब बस फार्मूले मगर याद हो। तुम कह रहे हो तो एक और पूछता हूं, नहीं तो ना पूछता, बस जल्दी से कर डालो, अब पूछ लिया है तो कर ही डालो यार। ए पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में कम होते हैं, तो ज्यादातर मैं जेई के करा रहा हूं, मगर वो करा रहा हूं जो आपके यहां पूछ सकता है। A piston filled with 0.04 mole of ideal gas expand reversibly, ठीक है, from इतने ml at a constant temperature इतने डिग्री सेंटीग्रेड, as it does so it absorb 208 जूल हीट। अब देख रहे हो क्वेश्चन में इतना रहता फैला है, मतलब इतनी चीजें दी है, लगता है बहुत टफ है। अब तुमने जैसे ही मुझसे कह दिया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो du 0, अब du 0, अब Q की वैल्यू क्या है, एब्जॉर्ब, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, इतना ही तो है। अब इतना डाटा आटा दे दिया जैसे डर जाओ, कह रहा है ए पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल, अब इसका कोई काम नहीं है, ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml टू 375 ml एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस चीज का कोई रोल नहीं, मगर माहौल बनाया है। फिर कह रहा है एट इट डज सो इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट, एब्जॉर्ब हो रही है तो Q इक्वल टू पास टू 208, द वैल्यू ऑफ Q एंड W, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0, तो Q और W तो आपस में बराबर होंगे। तो अब क्या होता है, बच्चा दौड़ के W निकालता है, क्यों, क्योंकि सारा डाटा दिया है, चेक करो, इनिशियल वैल्यूम, फाइनल वैल्यूम, मोल दिया है, टेम्परेचर दिया, सब दिया है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके हिसाब से कोई आंसर बना, बन गया, भाई बड़ी मुश्किल नहीं, ये देखे कर पाओगे कि नहीं। अभी इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन इतने ग्राम ऑफ वाटर कंप्लीट एवोपरेशन ऑफ इतना, अरे ये बहुत शानदार क्वेश्चन, बस ये कर लो, इसी को ढूंढना था मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, करो करो, बस ये लास्ट है। अब देखो ना, इतना बड़ा माहौल बनाया है भाई ने, अब टेम्परेचर क्या है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी में चेंज आएगा नहीं, बस हो गया। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो, वो फर्जीपना ही फैलाएगा इतनी सारी चीजें देख के, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्लास में मतलब कल 11 बजे आपको वर्क का थोड़ा बहुत बताऊंगा, वैसे वर्क लगभग खत्म है, इंट्रोपी पढ़ाऊंगा। तो कल 2 घंटे में इंट्रोपी जरूर खत्म हो जाएगा। इंट्रोपी थोड़ा ज्यादा बताना पड़ेगा, बच्चों को कम आता है। वर्क तो फिजिक्स में भी कर लेते हैं। हाँ, करा तो दिए। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन इधर से आते नहीं है नीट में।